इस डिस्कशन में राजनीतिक विज्ञान जो है पॉलिटिकल साइंस की चर्चा रहेगी, इसका डिस्कशन रहेगा। इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, क्या करने जाएंगे, क्या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे या क्या अभी डिस्कशन में लाएंगे और कैसे कैसे भविष्य में वीडियोस लाते चले जाएंगे या और भी जो डिस्कशन जो सेशंस हैं वो कैसे रहेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन करके ऑप्शनल सब्जेक्ट में या जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है उसमें भी आता है। और जितने भी परीक्षागामी जो पेपर्स हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं, उन सब में जो है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस जो है इंडियन पॉलिटी के नाम से जो है वो पेपर में आता है। और वैसे भी कि एक जानकारी के लिए सभी को पता ही होता है कि क्या जो है राजनीतिक विज्ञान में है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये दैनिक नित्य जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं और जिनसे व्यवहारिकता है और जैसी चीज़ें व्यवहारिकता में देखने को मिलती हैं। तो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले एक डिस्कशन ये है कि एक राजकाज का जो एक तरीका है, एक तंत्र है, और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में अंतर ऐसा है जैसे थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं और राजनीतिक थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल हैं, और किस तरीके से किन सिद्धांतों पे कोई भी राजनीतिक मूल्य चलते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो सब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे थिंकर्स और बहुत सारे, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स हों या इंडियन थिंकर्स हों या अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड ग्लोब कहीं पर भी जो थिंकर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में और इस जो दर्शन है पॉलिटिकल साइंस का जो एक फ़िलॉसफी है इसके बारे में जो है चर्चा करी और सारी की सारी चीज़ें बताई। और इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी वो चीज़ है कि एक एप्लीकेशन पार्ट है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज़ पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं और बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं और वो किस तरीके से व्यवहार में आती हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, एक व्यवहारवादी पक्ष क्या है, तो उसे इंडियन पॉलिटी या फिर पॉलिटी बोलते हैं, जिसे राज व्यवस्था बोलते हैं। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान और राज व्यवस्था जो है एक व्यवस्था है और जो एक प्रोसीजर है किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो भारतीय जो अगर इतिहास में देखें या फिर एक चले आ रहे कालखंड में देखें या फिर एक चले आ रहे इरा से पहले से ही चले आ रहे समय से देखें, तो हर जगह पर राजकाज करने की एक चर्चा रहती है और ऐसा है और ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है। तो राजनीति विज्ञान में अगर देखें तो किस तरीके से जो अभी समकालीन जो समय अगर देखते हैं तो कैसे राष्ट्रीय आंदोलनों ने, कैसे जो है नेशनल मूवमेंट्स ने जो है राजनीतिक विज्ञान को एक नवीनता और एक नयापन दिया और एक जो न्यू एस्पेक्ट है वो दिया और तरह तरह से इनोवेशन की चीज़ें दी। तो राष्ट्रीय आंदोलन तब हुए जब भारतवर्ष जो है अंग्रेज़ों से गुलाम था और जब व्हेन इंडिया वाज अंडर द जो है कि गुलामी में था, इन द स्ट्रगलिंग फेज ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो जब आज़ादी और स्वातंत्रता की जो है एक स्ट्रगलिंग फेज या स्ट्रगलिंग अवस्था में जब भारत चल रहा था, ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे और वो जो जागृति का समय था कि चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और एक पुनरुत्थान का मर्म था, एक मार्मिक आंदोलन थे जिसमें बहुत सारे समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय हों, और ब्रह्म समाज से जैसे संबंध रखते हों, और जिन्होंने सती प्रथा जैसी चीज़ें और ऐसे न जाने कितने सारे आंदोलन, और महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने, और जो कि रामकृष्ण मिशन से ऐसे जुड़े रहे, और
और बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन, सूफीवादी आंदोलन थे, जिन्होंने एक 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 जो है राज व्यवस्था में, एक राजकाज में, एक राजनीतिक स्वरूप में जो है एक बहुत ज़्यादा कुछ नयापन हमेशा बना के रखा, और हमेशा एक अच्छाई और एक जन कल्याण का भाव बना के रखा। और क्योंकि जिस समय पर अंग्रेज़ों ने इंडियंस जो है भारत पर जो है गुलामी करवाई, और उस समय पर जो है कि शिक्षा व्यवस्था पर भी जो है अंग्रेज़ों ने जो है किस तरीके से धीरे धीरे करके कैप्चराइजेशन कर दिया। कॉलोनियलिज़म जो है, जो औपनिवेशिकवाद है, वो ना सिर्फ भूखंड के स्तर पे ही था या फिर टेरिटोरियली था, लेकिन जोग्राफिकल साइटेशन या बाउंड्रीज़ के इन एडिशन टू द जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ एंड साइटेशंस, जो गुलामी थी और जो पराधीनता थी, वो शिक्षा में भी आ गई, धीरे धीरे मानसिकता में भी आ गई, और धीरे धीरे कल्चर न जाने कैसे कैसे आ गई। तो इन सब ने किस तरीके से 1857 की प्रथम क्रांति को जन्म दिया। ऐसी सभी व्यवस्थाओं ने, जो चारों तरफ से शोषण था, आर्थिक शोषण था और इकोनॉमिक, क्योंकि जब कभी भी आर्थिक शोषण रहा, आज भी जब कभी भी आर्थिक शोषण रहा है, बेरोजगारी है, या ऐसे जितने भी तमाम मुद्दे हैं, जो भी योजनाएं हैं और जिनका लाभ कभी मिलता नहीं है और खाली बातें ही बातें, तो तभी भी ऐसे आंदोलन होते हैं। तो तभी भारत में पहले से भी होते आए थे कि जब अंग्रेज़ों ने बहुत आर्थिक और इकोनॉमिकली कम्प्लीटली बहुत ड्रेन भारत को कर दिया था, नील जैसे उत्पाद भारत की ज़मीन पर उगवाए, क्योंकि नील के उत्पाद उगवाने के बाद जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरक क्षमता जो है, जिसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं या फर्टिलिटी कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, वो कम हो जाता है। सॉइल का जो फर्टिलिटी मैपिंग होती है या कंसंट्रेशन होता है, दैट शुड सपोज टू बी लीस। ऐसा कब होता है? नील की खेती के बाद होता था। तो नील की खेती को करवाया गया, और आर्थिक रूप से जब ड्रेन किया, और फिर न जाने धार्मिक मूल्यों पर और आर्थिक मूल्यों पर, सामाजिक मूल्यों पर एक बहुत कुठाराघात किया। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसे प्रथम स्वाधीनता क्रांति भी कहते हैं। और बढ़ चढ़कर हर युवा ने, हर महिलाओं ने, पुरुषों ने, बूढ़े बुजुर्गों ने, सभी ने एक भाग लिया, और देश में जो है एक स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई, और एक आज़ादी के लिए जो है एक संग्राम हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो व्यवस्था थी, पॉलिटिकल साइंस का उद्भव तो हो ही गया था भारत के अंदर। और इसके बाद जब धीरे धीरे बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों ने किया, 1857 की क्रांति जब फूट की नीति से या फिर किन्हीं भी कारणों से अपने अपनी जगह पर आज़ाद कराने के बाद, या फिर अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्रता प्रकट करने के बाद जब जश्न मनाना या किसी और की सहायता न कर पाना, इन कमियों के कारण जब 1857 बहुत सारी कमियों के कारण फेल हो गया था, तो इस प्रकार से फिर अंग्रेज़ों के द्वारा पुनः जो है सत्ता प्राप्ति की गई भारत में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उसके बाद सूरत में जो फिर से स्प्लिट हुआ, और 1907 में और नरम दल गरम दल बन गए, और फिर इसके बाद धीरे धीरे असहयोग आंदोलन चलने लगे, जिसमें रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ, जलियांवाला बाग मैस्कर जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद तो ऐसा ही लगने लगा कि मानो जैसे कि अहिंसात्मक रूप से भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपने ही देश में बहुत पराये हो गए हैं, और अपने ही देश में जो है डेवलपमेंट की और विकासोन्मुखी बातें करने के लिए एक ऐसा नकारात्मक माहौल बन गया था। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे एक पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है तैयार होने लगा, और राजनीतिक समझ और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो भारतवर्ष में डेवलप होने लगी। जब देखा कि असहयोग आंदोलन के बाद कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, और नमक तक के लिए दांडी मार्च निकाला गया, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जब सोचा तो भारत छोड़ो आंदोलन फिर 1942 में निकाला ही गया। और 1942 का वो समय था कि जब पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अपने चरम पर थी, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये सारे वो कारक हैं जिस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। आने वाले जो डिस्कशंस हैं, जब भी चर्चा करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हुए तब चलेंगे, सारी चर्चाओं को लेंगे, बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारी नई नई चीज़ें
करते हुए चलेंगे, फैक्ट फाइंडिंग्स देखेंगे और इनसे रिलेटेड चाहे वो परीक्षागामी हो, चाहे वो चर्चात्मक हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, डिस्कशन करते हुए तब चलेंगे। तब क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और भारत का विभाजन जब हुआ तो उसके बाद जो है उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना आई, माउंटबेटन योजना ऐसे करके आ गई और तब भारत का विभाजन का जो उद्देश्य है वो हुआ और एक पाकिस्तान और जो है भारत जो है दो राष्ट्र ऐसे बने। मुस्लिम लीग की मांग जो पाकिस्तान मांगने की थी वो हुई। तो कहने का अर्थात ये है कि पहले बंगाल को वेस्ट और ईस्ट बंगाल में 1905 में बांटा गया और पहले जब अब बांग्लादेश के रूप में जिसे बोलते हैं और फिर अब इस तरीके से जो है भारत को फिर तो भारत का जो भूखंड था वो पूर्ण एक जो एकीकृत भूखंड था, जो पूरा कंप्लीट देश था और वो धीरे धीरे करके हाथ से जाता रहा। जब मानसिकता में पराधीनता आ गई, शोषण चरम पर आ गया और फिर गांधीवादी युग का भी इसी बीच में उदय हुआ कि गांधी जी ने किस तरीके से सामाजिक विचार रखे, सर्वोदय और सभी के उदय, सभी के भले के लिए सोचा, सभी के भले की अवधारणा रखी और किस तरीके से अस्पृश्यता निवारण, क्योंकि उन्होंने तो साउथ अफ्रीका में भी अस्पृश्यता को झेला ही था, तो कैसे उन्होंने अहिंसा देखी, सत्य के राह पर चले, सत्याग्रह करवाया, ऐसा आग्रह जो सत्य और ट्रुथ पे आधारित था, इस तरीके का आग्रह गांधी जी ने करवाया और गांधी जी ने असली राम राज्य का मर्म भी बताया और कैसे भला होने के मार्ग बताए, कैसे राज्य की एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी सिद्ध कैसे तत्समय पर उस समय पर जो करने वाले जो स्वातंत्र्य वीर थे उन्होंने किया। और गांधी जी के आर्थिक विचार थे, अर्थव्यवस्था का एक नैतिक आधार था, मानना था कि सबको इकोनॉमिकली इंक्लूशन देना। जैसे आजकल बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि कुछ ही लोग अगर कैसे लोग और कोई प्रभावशाली लोग या फिर अधिकारी वर्ग हो या नेता वर्ग हो या जो कोई भी ऐसा हो, जो लोग बिल्कुल ही और चाहे बिजनेस कैपिटलिस्ट हो या एकदम कैप्चराइज एक नेक्सस बना करके अगर संसाधनों को कैप्चर कर लेंगे तो चीज़ों को मिलेंगे नहीं, सबको चीज़ें मिलेंगी नहीं। और इसी कारण से बेरोजगारी है, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और पैसा सीमित होता है, संसाधन सीमित होते हैं अगर वो हद से ज़्यादा कैप्चर कर लिए जाएं। लेकिन तत्समय पर अर्थव्यवस्था का जो एक नैतिक आधार था, सभी को प्रमोट करने का भाव था और एक संरक्षणात्मक सिद्धांत और स्वावलंबन भी तब था। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी जिसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो इंडियन अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो धीरे धीरे विकसित होता चला गया। और तब जा कर के जब अब आज के इंडियन पॉलिटी में यानी आज की राज व्यवस्था में देखते हैं तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब ये कि 5 साल बाद चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 टियर सिस्टम, इसको बोलते हैं 3 टियर सिस्टम, या फिर जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसको स्तरीकरण कहते हैं, पद सोपानीकरण कहते हैं। तो 3 पद सोपानीकरण है, यानी 3 टियर सिस्टम है जो जिसमें केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकार होती है और फिर स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर निकाय हों या ग्रामीण निकाय हों। नगर निकाय होंगे तो जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई। और ग्रामीण निकाय जब बोलेंगे तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत हो गई, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो इसलिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, जिसमें अगर देखा जाए तो देश की संसद में जो है सांसद हर 5 साल बाद इलेक्शन के बाद जो जनरल सामान्य जो इलेक्शन होते हैं, जो आम चुनाव जिसे बोलते हैं, होते हैं और आम निर्वाचन के बाद जैसे ही सांसद चुन के जाते हैं कोई और लोकसभा में और राज्यसभा में, कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में जो है सांसद, लोकसभा में जो है आम चुनाव के बाद चुन के जाते हैं और राज्यसभाओं में जो है विधानसभाओं से जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सांसद जाते हैं। और केंद्र में जो है इस तरीके से एक टियर होता है और एक और टियर होता है राज्यसभा, राज्य की विधानसभा। अब द्विसदनात्मक भी हो सकती है किसी राज्य में, किसी में एक सदनात्मक मीन्स बाई कैमरल और यूनिकैमरल हो सकती है।
और किसी राज्य में जो है विधानसभा होती है, कहीं पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर। और स्थानीय निकाय के भी 3 टियर हैं, 3 टियर हैं। एक जो है ग्रामीण निकाय, एक शहरी निकाय है। तो शहरी निकाय जो है पहले नगर निगम है ज़्यादा बड़े शहर में, और नगर पालिका उसके बाद, और फिर नगर पंचायत है, और कस्बों में नगर पंचायत होती है। नगर पालिका जो इन बिटवीन जो जिनकी जनसंख्या होती है, और ऐसे ही जिला पंचायत है, और जिला पंचायत हर ज़िले की एक पंचायत होती है जिसे जिला परिषद भी कहते हैं, और क्षेत्र पंचायत होती है जो क्षेत्र स्तर पे होती है, और जो ग्रामीण निकाय है उसे ग्राम पंचायत होती है, और जिसमें ग्राम का मुखिया बनता है। तो इसीलिए एक जो 3 टियर सिस्टम है, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो अब लोकतांत्रिक पद्धति में अब प्रचलित है, और इस तरीके से कि जैसे भारत है, कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, कि 28 राज्यों का एक संघ है, इस 28 स्टेट्स का एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और किस तरीके से 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इस तरीके से जो है ये विशेषता, ये भौगोलिक आकार है, ये प्रकार है, ये भौगोलिक लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रेड्थ है भारत की। और उसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यहाँ पर एक लोकतंत्र है जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट है, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही इस डिस्कशन को लाना होता है। और जैसे सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है कि यहाँ पर सभी जो धर्म है उनका सम्मान होता है, सारे विचार सभी धर्मों से चीज़ें चलती हैं, और चूँकि संविधान से देश चलता है और संवैधानिक मूल्यों से देश चलता है, और जिस तरीके से संवैधानिक जो मूल्य हैं वो जब भी ज़रूरत होती है और अच्छा करने की, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमेशा संविधान में संशोधन होते रहते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं उसे करना पड़ता है जब तत्समय पर ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए सर्वधर्म समभाव की अवधारणा भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक तंत्र में है। और सहयोगी संघवाद है जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव, जो फेडरलिज्म है, ये चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक जो है एक कोऑपरेट करके एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष ये भी देखा जाता है कि जब सरकारें विभिन्न दलों की होती है तो कई बार द्वेषात्मक राजनीति भी देखने को मिलती है, जिसका जो खामियाजा है, जिसका जो उसके रिपरकशंस हैं, जो भी प्रभाव हैं, वो जो भी देश के नागरिक होते हैं उन पर पड़ता है, प्रायः युवाओं पर, प्रायः महिलाओं पर, या और भी जितने भी वर्ग हैं उन सभी पर पड़ता ही है। इसके साथ साथ जो है मौलिक अधिकारों का समावेश भी जो है भारत में है। तो मौलिक अधिकारों का जो समावेश है कि मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार जो है वो जो है राजनीतिक व्यवस्था में होते हैं कि जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे 10 मौलिक कर्तव्य पहले मूल रूप से संविधान में थे, और ठीक इसी तरीके से 11 मौलिक कर्तव्य अब हैं। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है उसमें समानता का अधिकार यानी इक्वालिटी का राइट है, स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी शोषण करे तो उसके विरुद्ध अधिकार है, और वैज्ञानिक सोच, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में जो आर्टिकल है, अगर सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे तो आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट से अगर देखेंगे तो आर्टिकल 226 यानी 226 है, जिसके तहत किसी भी चीज़ को एक जुडिशियल एक्टिविज़म जिसे न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे जनहित याचिकाएं कहते हैं, ये भी चीज़ें सुनिश्चित हो सकती हैं। और जो संवैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक वैधता है किसी भी चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसको एक मेजर करने का, कैलकुलेट करने का और कंपेयर करने का एक जो तरीका है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही के साथ मौलिक कर्तव्य होते हैं, और नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है।
जहाँ मौलिक अधिकार एक रक्षण करते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, मतलब जो राज्य है, जो भी चुनी हुई सरकारें हैं, उन्हें मौलिक अधिकार देने ही पड़ेंगे। और मौलिक कर्तव्य जो है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है और वो पार्टिसिपेटरी इन नेचर होते हैं और उसमें जो है वॉलंटरी एक्शन होता है। जहाँ फंडामेंटल राइट एक तरीके से जुडिशिएबल है, अगर पूरे नहीं होते हैं तो कोर्ट में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दरवाज़ा ठकठकाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर डीपीएसपी जो है इतने जो है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी जो है और जो भी मौलिक जो कर्तव्य ये हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दे आर नॉट सब्जेक्टेड अंडर जो है एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं है, एक जो नॉन जुडिशिएबल। हालांकि ऐसा अपेक्षित है कि ये सब चीज़ें करना ही है कि और भी उसमें लॉज और क्लॉज ज़रूर होती हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। तो और जो है कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश, एक स्थापत्य और उसकी इंश्योरिटी जो है वो फंडामेंटल राइट से पता चलती है। और जो भी बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे अभी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हैं या जानकारी मिलेंगे तो वो सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है और एक मॉरल थिंकिंग, एक मोटिवेशन जो है वो जनरेट करता है नागरिकों के अंदर और प्रमोट जो है वो इंडिविजुअल वेलफेयर को, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसमें हर किसी के अधिकार जो होते हैं वो सुरक्षित होते ही हैं। और कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो एक प्रकार का एक आह्वान है सभी जो है सभी नागरिकों से कि वो अच्छा करें और वो राष्ट्र की जो है, भारत की जो है वो जो भी व्यवस्था बनी हुई है, राज व्यवस्था जो एक राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है, तो राजनीतिक व्यवस्था का सम्मान करें और उसे अच्छा करने, उसे इनरिच करने की कोशिश करें। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ जैसे कह रहे थे कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों में जैसे वैज्ञानिक सोच का विकास है, पर्यावरण संरक्षण है और पर्यावरण संरक्षण के साथ जो महिलाएं हैं उनका भी संरक्षण है और बचपन का संरक्षण है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाना है। और यही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो जो है कि 42वां जो संवैधानिक संशोधन है, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 1976 में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 46th CA है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था संविधान में, भाग 4 क में, पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A में जो है इसका वर्णन है और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में ऐड किए गए। और फिर 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल राइट जो है वो ऐड किया गया था। और ये जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, वो USSR यानी रशिया से लिए गए थे, क्योंकि वहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सोशियो जो व्यवस्था है वो है। तो कुछ मौलिक कर्तव्य जो है, जिस दिन मौलिक कर्तव्यों का डिस्कशन करेंगे, अभी एक बारी बारी से उन चीज़ों को करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करें, कि कैसे नागरिकता, कैसे एकता और प्रभुता को स्थापित करें और समरसता और समानता का भाव रखें और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर मिले। अब ऐसा तो नहीं कि जो जहाँ स्कूलों में वो जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में या जहाँ पर भी जा रहे हैं, वो छत टपक रही हैं और छू रही हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि जैसा कई जगह पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब कभी भी, अब जैसे आजकल तो ये जेनजी है, नया पीढ़ी है, जो भी कुछ है, पुराने लोग हैं, जहाँ पर भी जो जिस एज ग्रुप के हैं, चाहे जिसी महिला पुरुष जेंडर है, महिलाएँ हैं, बालिकाएँ हैं, बालक हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े हैं, पेंशनर्स हैं, सैलरीड है या जो करने वाले लोग हैं, कार्मिक, तो जो कोई भी है, अगर वो चीज़ें बोल रहे हैं या कहीं पर जो नागरिक हैं, आम नागरिक जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और किसी भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, हेल्थ के लिए अगर एजुटेशन कर रहे हैं, स्कूलों के लिए एजुटेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें देखते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो पाने के लिए ही हैं, वो चीज़ें ग्रहण करने के लिए ही हैं। इसके साथ साथ जो है नीति निर्देशक तत्व है। अब नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जिन मूल्यों और जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नीतियों को निर्माण करना चाहिए, तो DPSP जो है डायरेक्टिव जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भी है, तो वो जो है एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सिद्ध करते हैं कि एक जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है कि जिसमें सभी का भला हो, इसकी अवधारणा को सिद्ध करते हैं, जिसमें उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो धारणा है
और क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय जो भी चीज़ें एक्टिवनेस है, उसकी अवधारणा को ये ज़रूर जो है बताते हैं। अब इसके बाद जब धीरे-धीरे पॉलिटिकल साइंस में या राजनीतिक विज्ञान में जब आएँगे, तो भारतीय संसद के बारे में देखेंगे, किस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, किस तरीके से मोशन लाया जाता है, किस तरीके से प्रस्ताव लाया जाता है, क्या चीज़ ऑर्डिनेंस कहलाती है, किसे अध्यादेश कहते हैं, और अध्यादेश जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो वो कानून हो जाता है। वो चीज़ जो है फिर देश में लागू की जाती है। अगर अध्यादेश कोई लाया जाता है ऐसे समय पर जब देश का कोई भी, जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है या राज्य विधानसभा में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल के द्वारा प्रायः राज्यों में जो है अध्यादेश लाया जाता है, तो वो 6 महीने के लिए ही, 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। उसके अंदर ही उस पर दोबारा से देखना पड़ता है। और आपातकालीन स्थितियाँ कि किस तरीके से इमरजेंसी प्रोविज़न है, क्या आर्टिकल 352 है और क्या 356 है, क्या जो है एक्सटर्नल इमरजेंसीज़ होती हैं, और क्या नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है, 360 की क्या है, 356, और जो प्रेसिडेंट रूल जिसे जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगते हुए हैं, तो और राष्ट्रपति शासन का कैसा दुरुपयोग भी कई बार किया जाता है या कैसा करता रहे हैं, कैसे करते हुए हैं अपने व्यक्तिगत जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ऐसा जो चीज़ देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे देख। क्या मंत्रिपरिषद है और क्या मंत्रिपरिषद का जो पोर्टफोलियोज़ हैं और कैसे कैसे निर्वहन होता है। इसी में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है, और राजनीतिक व्यवस्था में जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, और जो है जो चतुर्थ स्तंभ भी जैसे बोलते हैं कि मीडिया है, और जो पत्रकारिता है, तो किस तरीके से पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम करते हैं कि और अपेक्षित भी हैं कि काम करें कि ताकि जो राष्ट्रीय एकता है और राष्ट्र की जो भी डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित हो सके। और नागरिकता है, सिटीजनशिप है, राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, पंचायती राज अधिनियम है और स्थानीय स्वशासन है, और किस तरीके से जो है कि सूचना का जो अधिकार 2005 में आया था, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी बॉडीज़ हैं, चाहे यूनिसेफ हो, जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, और इस तरीके के जो पर्यावरणीय चीज़ें हैं, मानवाधिकार है और मानवाधिकार कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और शस्त्रों की होड़ है, जो किस तरीके से जो है आपस में जो है जब कभी भी लड़ाई या अशांति होती है तो उसमें जो कैपिटलिस्ट जो इन्फ्यूजन है, कैपिटलिस्ट जो एक अपॉर्चुनिटिज़म होता है कि हथियारों को बेच के पैसे कमाने का, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो तय होती है। तो ये सब शस्त्रों की होड़ जब पढ़ेंगे, जब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि होता है। और भूमंडलीयकरण क्या है, कि क्या कहलाता है, जो ग्लोबलाइजेशन है जिसे बोलते हैं वैश्वीकरण, और जो भी जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो सार्क हैं या चाहे वो IMF हैं और वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो किस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण को जो है सिद्ध करती हैं, चीज़ें करती हैं। अब जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो ये पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये देखते हुए आए कि ऐसे समय पर जब पराधीन भारत रहा होगा, तो उस समय पर, पराधीनता के समय पर ऐसा ही बस लगा कि कैसे भी स्वतंत्रता प्राप्त होती तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक आज़ाद भारत का, एक आज़ाद राष्ट्र का संकल्पना करते जिस डेवलपमेंट हो। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ जब हो जाते हैं, कि जब राजनीतिक सत्ता के स्वार्थ हो जाते हैं, जब रोज़गार मिले या ना मिले लेकिन कार्यालय अच्छे बनने लग जाते हैं राजनीतिक पार्टी जो भी गवर्न कर रही होती है उनके, तो ऐसे समय पर सोचने का बनता है कि जो पॉलिटिकल साइंस एज एन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या पॉलिटिकल साइंस को या राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक व्यवस्था को जब एक थ्योरी के रूप में या व्यवहारवाद के रूप में जानने का प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मर्म पता चलता है। और उस मर्म को जानने के बाद एक जो फिर से मन में लौ उठती है, और सब कुछ वैसे ही पुनः पाने के लिए किसी भी जो है स्तर तक जाने के लिए विचार आ जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, और एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके लोकतांत्रिक मूल्य तभी जिंदा रहेंगे जब जो है
जब जो है कि पूर्ण ईमानदारी के साथ, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। अब जैसे न्यायपालिका में भी अभी कुछ समय पहले कुछ जज पे एक जो है जज यशवंत जो है वर्मा, तो उन्होंने तो जो है कि किस तरीके से जो है कि पूरा नोटिस चल गए, पूरे जो है जो लीगल टेंडर है, इसका मतलब ये है कि ऐसा करेंसी जो अभी चल ही रही है और वहाँ पर उनके ऐसों के जो उनके घर से, उनके बंगले से जले हुए मिले। तो जब न्यायपालिका में ही पैसे चलने लगे हैं, पुलिस तंत्र में पैसे चलने लगे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी में ही पैसे कमाने लग जाएं और हर जगह लीगल मनी हो और बेहताशा मनी अर्निंग हो और पॉलिटिकल सिस्टम में भी पूरी बेहताशा मनी अर्निंग हो, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अध्ययन जो है, जो पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, इसको जानना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसको इस तरीके से जानना कि जब कभी भी इसको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं तो उसी समय पर आत्मसात कर लेना और उसी दिन अपने आप से एक वादा कर लेना कि इस राष्ट्र के प्रति इतने तो समर्पित जरूर रहेंगे कि जो वेतन आधारित अपना जीवन जिएंगे और साथ के साथ यह भी रहेगा कि एक ईमानदारी से जहाँ पर भी काम करेंगे, जिस तरीके से भी काम करेंगे, तो ईमानदारी से जो है काम अधिक से अधिक बना रहेगा। आने वाले वीडियोस में और भी जितना ही पॉलिटिकल साइंस है इसमें या इंडियन पॉलिटी है, इसके हर एक चैप्टर में डिस्कशन बहुत डिटेल होता रहेगा और बारी दर बारी क्वेश्चंस और चीज़ें और नए प्रयोग और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कशन करते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।